बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। भैरवपुर की मिट्टी से भीगी खुशबू उठ रही थी, लेकिन इस बार हवा में हल्की बेचैनी भी घुली हुई थी। गांव के कुछ युवा अब स्थायी रूप से शहर में बसने लगे थे। वे त्योहारों पर भी मुश्किल से लौटते थे। धीरे धीरे गांव का सामूहिक जीवन कमजोर कमजोर पड़ने लगा था। अर्जुन अब उम्रदराज हो चुका था, लेकिन उसकी सोच पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। वह समझ रहा था कि खतरा बाहर से कम अंदर से ज्यादा होता है। समाज तब टूटता है जब लोग धीरे धीरे हमसे में बन जाते हैं। इसी बीच शहर से खबर आई कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर भैरवपुर के खिलाफ गलत बातें फैला रहे हैं कि गांव पिछड़ा है, लोग अनपढ़ हैं, यहां भविष्य नहीं है। कई गांव के बच्चे यह देखकर शर्म महसूस करने लगे। अर्जुन ने तुरंत गांव के स्कूल में बैठक रखी। उसने बच्चों से पूछा, अगर कोई तुम्हारी मां के बारे में गलत बोले तो तुम्हें कैसा लगेगा? बच्चे बोले, बहुत बुरा। अर्जुन बोला, गांव भी हमारी मां जैसा है। अगर हम खुद उस पर गर्व नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी? यह बात बच्चों के दिल में उतर गई। लेकिन असली संकट अब भी आना बाकी था। शहर के कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप ने आसपास के गांव खरीदने शुरू कर दिए थे। वे पहले लोगों को नौकरी का लालच देते, फिर जमीन खरीद लेते। धीरे धीरे पूरा इलाका बदल जाता। भैरवपुर भी उनके निशाने पर आ गया। इस बार उन्होंने चालाकी से काम किया। उन्होंने गांव के कुछ युवाओं को अच्छी नौकरी देकर अपने पक्ष में कर लिया। अब वही युवा गांव में लोगों को समझाने लगे, जमीन बेच दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। गांव में फिर मतभेद शुरू हो गए। कुछ परिवार लालच में थे, कुछ डर में, और कुछ अपनी संस्कृति बचाने की जिद में। अर्जुन ने इस बार कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने गांव में मिट्टी महोत्सव शुरू किया। उस दिन हर परिवार अपने खेत की मिट्टी लेकर आया। सबने मिलकर एक बड़ा कलश भरा। अर्जुन ने कहा, इस मिट्टी में हमारे पुरखों का पसीना है, हमारी माँओं के सपने हैं, हमारे बचपन की यादें हैं। अगर यह चली गई तो सिर्फ जमीन नहीं जाएगी, हमारी पहचान चली जाएगी। गांव की औरतें रोने लगीं, बुजुर्गों की आंखें भर आईं। धीरे धीरे लोगों का मन बदलने लगा। लेकिन तभी बड़ा झटका लगा। गांव का ही एक लड़का, जिसे अर्जुन ने पढ़ने में मदद की थी, अब उसी कंपनी के लिए काम कर रहा था। उसने गांव के कुछ लोगों के फर्जी दस्तावेज बनवा दिए थे ताकि जमीन जल्दी बिक सके। जब यह सच सामने आया तो पूरा गांव हिल गया। अर्जुन टूट गया, लेकिन उसने गुस्से की जगह समझदारी चुनी। उसने उस लड़के को बुलाया और सिर्फ इतना कहा, पैसा कमाने के 1000 रास्ते होते हैं, लेकिन विश्वास खोने के बाद कोई रास्ता नहीं बचता। वह लड़का रो पड़ा। उसने सब सच पंचायत में बता दिया। गांव बच गया। इस घटना के बाद गांव में एक नया नियम बना, कोई भी बड़ा फैसला पूरे गांव की सहमति से ही होगा। समय फिर आगे बढ़ा। अब भैरवपुर में नई सोच आ चुकी थी। पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन पैसे के लिए इंसानियत खोना सबसे बड़ी हार है। अर्जुन अब ज्यादा समय बच्चों के साथ बिताने लगा। वह उन्हें सिखाता, अपनी संस्कृति को जानो, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, पैसा कमाओ, लेकिन दिल बड़ा रखो। धीरे धीरे भैरवपुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वह एक सोच बन गया। लोग दूर दूर से सीखने आने लगे कैसे आधुनिक बनते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहें। एक शाम अर्जुन खेत के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ उसकी जिंदगी सफल थी, क्योंकि उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने लोगों के दिल जोड़े। और भैरवपुर में यह बात पीढ़ियों तक याद रखी गई। पैसा जरूरत है, लेकिन इंसानियत जिंदगी है, संस्कृति पहचान है, और रिश्ते असली दौलत हैं। सर्दियों की सुबह थी। भैरवपुर के खेतों पर ओस जमी हुई थी। हवा शांत थी, लेकिन समय बदल रहा था। अर्जुन अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, चाल धीमी हो गई थी, लेकिन दिमाग पहले से ज्यादा मजबूत था। अब गांव की जिम्मेदारी नई पीढ़ी के हाथ में आने लगी थी। अर्जुन का पोता विवेक शहर से पढ़ाई करके वापस गांव आया था। वह पढ़ा लिखा था, टेक्नोलॉजी जानता था, लेकिन उसके अंदर अपने गांव और संस्कृति के लिए प्यार भी था। विवेक ने देखा कि अब खतरा पहले से ज्यादा बड़ा है। अब सिर्फ जमीन खरीदने की कोशिश नहीं हो रही थी, अब लोगों की सोच खरीदी जा रही थी। मोबाइल विज्ञापन, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही मैसेज फैलाया जा रहा था, पैसा कमाओ, बाकी सब बेकार है। गांव के कई युवा इस सोच में फंसने लगे। विवेक को समझ आ गया, अगर इस बार कुछ नहीं किया गया तो समाज धीरे धीरे अंदर से खाली हो जाएगा। विवेक ने एक नई योजना बनाई। उसने गांव में डिजिटल संस्कार प्रोजेक्ट शुरू किया।
बच्चों को टेक्नोलॉजी भी सिखाई जाती और संस्कृति भी। उन्हें बताया जाता मोबाइल इस्तेमाल करो, लेकिन परिवार के साथ बैठकर खाना भी खाओ। पैसा कमाओ, लेकिन त्योहार मिलकर मनाओ। धीरे धीरे यह प्रोजेक्ट सफल होने लगा, लेकिन तभी एक बड़ा संकट आया। राज्य की राजनीति में बदलाव हुआ। कुछ बड़े नेता इस इलाके को इंडस्ट्रियल जोन बनाना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो गांव का अस्तित्व खत्म हो सकता था। विवेक के सामने अब सबसे बड़ी लड़ाई थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमें हमारी पहचान से दूर कर दे। गांव वालों ने विवेक का साथ दिया। विवेक ने कानूनी लड़ाई शुरू की। उसने मीडिया तक बात पहुंचाई। उसने शहर के समाज सेवियों को साथ जोड़ा। यह लड़ाई आसान नहीं थी। कई बार उसे धमकियां मिली, कई बार उसे पैसे का लालच दिया गया, लेकिन इस बार भैरवपुर अकेला नहीं था। अब यह एक सोच बन चुका था और कई गांव उसके साथ खड़े हो गए। लंबी लड़ाई के बाद सरकार को फैसला बदलना पड़ा। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। यह भैरवपुर की सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन विवेक ने यहीं रुकना सही नहीं समझा। उसने पूरे इलाके में संस्कृति और प्रगति संतुलन मॉडल शुरू किया, जहां उद्योग भी हों पर गांव और संस्कृति भी सुरक्षित रहे। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपने जीवन की आखिरी सांस लेने से पहले विवेक का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा याद रखना, पैसा जिंदगी आसान बनाता है, लेकिन इंसानियत जिंदगी को सुंदर बनाती है। विवेक रो पड़ा। अर्जुन की मौत के बाद पूरा इलाका शोक में डूब गया, लेकिन साथ ही एक संकल्प भी लिया गया, उनकी सोच को कभी मरने नहीं देंगे। भैरवपुर अब सिर्फ गांव नहीं रहा था, वह एक आंदोलन बन चुका था। एक ऐसा आंदोलन जो सिखाता था कि पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्ते अनमोल हैं, संस्कृति आत्मा है और इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। और आने वाली पीढ़ियां यह कहानी सुनती रहीं, एक ऐसे इंसान की जिसने पैसा भी कमाया और इंसानियत भी बचाई। समय बदल रहा था। भैरवपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, बल्कि एक सोच बन चुका था। विवेक के बनाए संस्कार और प्रगति संतुलन मॉडल की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। आसपास के जिलों से लोग आकर देखते कि कैसे यहाँ खेती भी आधुनिक थी और परंपराएं भी जिंदा थीं। लेकिन हर बदलाव अपने साथ नए दुश्मन भी लाता है। कुछ बड़े कॉरपोरेट समूहों को यह मॉडल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि अगर गांव आत्मनिर्भर हो गए तो उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। धीरे धीरे उन्होंने गांव के कुछ युवाओं को नौकरी और बड़े पैसों का लालच देना शुरू किया। कुछ युवा शहर चले गए, कुछ ने गांव की जमीन बेचने की बात शुरू कर दी। विवेक समझ गया, यह लड़ाई अब बाहर से नहीं अंदर से होगी। इसी दौरान गांव में एक घटना हुई जिसने सबको हिला दिया। गांव के सबसे अमीर परिवार के बेटे ने शहर जाकर बड़ी कंपनी ज्वाइन की। कुछ महीनों बाद वह वापस आया, लेकिन बदला हुआ। उसने अपने बूढ़े माता पिता को पुराने सोच वाला कहकर अलग घर बना लिया। गांव में चर्चा शुरू हो गई, क्या पैसा इंसान को बदल देता है? विवेक ने उस लड़के से अकेले में बात की। उसने कहा, तुमने पैसा कमाया, यह अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम खुश हो? लड़का चुप हो गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, शहर में सब कुछ है, लेकिन कोई अपना नहीं। यह घटना गांव के युवाओं के लिए आईना बन गई। इसी बीच एक और बड़ा संकट आया। शहर में रहने वाले कुछ प्रभावशाली लोगों ने सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि गांव का विकास रुक रहा है क्योंकि लोग परंपरा के नाम पर आगे नहीं बढ़ना चाहते। कुछ महीनों तक यह प्रचार चलता रहा। सरकारी अधिकारी भी शक करने लगे। विवेक ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबकी कहानी रिकॉर्ड करवाई। कैसे खेती बदल रही है, कैसे महिलाएं छोटे उद्योग चला रही हैं, कैसे बुजुर्ग बच्चों को संस्कृति सिखा रहे हैं, यह सब एक डॉक्यूमेंट्री में बदल गया। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो लोगों की सोच बदलने लगी। लोगों ने समझा, यह पिछड़ापन नहीं, यह संतुलन है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एक रात गांव के पास की नदी का पानी अचानक जहरीला हो गया। मछलियां मरने लगीं, खेतों की फसल खराब होने लगी। जांच में पता चला, ऊपर की तरफ एक फैक्ट्री चुपचाप केमिकल छोड़ रही थी। यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं था, यह पूरे इलाके के अस्तित्व का सवाल था। इस बार विवेक ने सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी, उसने आसपास के 50 गांवों को साथ जोड़ा। लोग पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक साथ खड़े हुए। मीडिया कोर्ट, सामाजिक संगठन, सब इस आंदोलन से जुड़ गए। कई महीनों की लड़ाई के बाद फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। उस दिन भैरवपुर में कोई जश्न नहीं हुआ, बस मंदिर, मस्जिद और चौपाल में एक ही बात कही गई,
हम जीत गए, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। समय बीतता गया। विवेक की बेटी नंदिनी बड़ी हो चुकी थी। उसने समाज शास्त्र पढ़ा था और वह गांव लौट आई। उसने कहा, पापा, अब लड़ाई सिर्फ जमीन और पानी की नहीं है, अब लड़ाई सोच की है। नंदिनी ने गांव में एक नई पहल शुरू की। रिश्ता संवाद सभा। यहां लोग हर महीने मिलकर बात करते, परिवार, संस्कृति, पैसा, समाज, सब पर खुलकर चर्चा होती। धीरे धीरे लोग समझने लगे, पैसा साधन है, मंजिल नहीं। भैरवपुर की कहानी अब देश के कई हिस्सों में पढ़ाई जाने लगी। लेकिन विवेक जानता था यह अंत नहीं, यह सिर्फ शुरुआत है। एक रात वह अर्जुन की पुरानी डायरी पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, सबसे खतरनाक गरीबी पैसों की नहीं सोच की होती है। विवेक ने डायरी बंद की, आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, दादाजी, हम कोशिश कर रहे हैं। गांव के ऊपर चांद चमक रहा था। हवा में शांति थी, लेकिन बदलाव की कहानी अभी जारी थी। कुछ साल और बीत गए। भैरवपुर अब देश के नक्शे पर एक मिसाल बन चुका था। कई विश्वविद्यालयों के छात्र यहां रिसर्च करने आने लगे। विदेशों से भी लोग यह देखने आने लगे कि कैसे एक गांव आधुनिकता और संस्कृति के बीच संतुलन बनाकर चल सकता है। लेकिन दुनिया बदल रही थी और तेजी से बदल रही थी। अब खतरा सिर्फ जमीन, फैक्ट्री या राजनीति से नहीं था। अब खतरा था पहचान खोने का। शहरों में नई पीढ़ी अपनी भाषा, अपनी परंपराएं, अपने रिश्ते सब धीरे धीरे भूलती जा रही थी। लोग साथ रहते हुए भी अकेले हो रहे थे। नंदिनी ने यह बदलाव बहुत करीब से देखा।